डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर चर्चा करूंगा और आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दूंगा। बांग्लादेश के अवामी लीग के नेता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, इनका पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल हामिद जो है, थाई एयरवेज से भाग गए हैं थाईलैंड। लुंगी में ही थे, ये व्हील चेयर पर थे और वहाँ के अनुच्छेद, वहाँ के संविधान के, बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 102 के अनुसार, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 102, फिर सुन लीजिए, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 102 के अनुसार जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश न हो गिरफ्तार करने का या डिटेन करने का, या पुलिस की तरफ से ना हो, तब तक एयरपोर्ट पर किसी को भी डिटेन या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा फ्लाइट अथॉरिटीज़ या एयरवेज अथॉरिटीज़ का कहना है, यानी जो हवाई अड्डे संबंधित प्राधिकारी हैं जिन्होंने मोहम्मद अब्दुल हामिद को जाने दिया, उनका कहना है कि भाई जब तक क्लियर कट सरकार के तरफ से निर्देश ना हो तब तक हम लोग किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते या किसी को डिटेन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, मोहम्मद यूनुस की सरकार जो बांग्लादेश में चल रही है, उसने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जिसके तहत एयरवेज अथॉरिटीज़ या रेलवेज अथॉरिटीज़ को अवामी लीग के नेताओं के मूवमेंट संबंधी जानकारी देने की बात थी। खास करके एयरवेज अथॉरिटी, चूँकि वही इंटर स्टेट, दूसरे शब्दों इंटर कंट्री कह लीजिए, इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी एक देश से दूसरे देश की सेवाएं प्रदान करते हैं। तो विशेष करके आप एयरवेज अथॉरिटीज़ की बात कर लीजिए। एक्चुअली अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 102 उन्हीं से संबंधित भी है, और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह जो माजरा है ये अवामी लीग के लोगों से जुड़ा हुआ है। अवामी लीग के लगभग सभी बड़े नेता या तो देश छोड़कर बाहर चले गए या तो वे लोग जेल में हैं। दूसरे शब्दों में उनके उनके एंटी टेररिज्म लॉज या किसी क्रिमिनल मामले में बंद कर दिया गया है। वास्तव में इनके खिलाफ भी जो राष्ट्रपति हैं, जो कि 1969 में अवामी लीग पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, अवामी लीग को छात्र राजनीति के रूप में ये आए थे और ये ज्वाइन किए थे 1969 में। हालांकि पॉलिटिकली एक्टिव ये 1959 से हैं, 81 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन छात्र राजनीति में आए थे 1969 में। छात्र सभा को बैन भी कर दिया मोहम्मद यूसुफ की सरकार में, चूँकि वह अवामी लीग से जुड़ा हुआ था, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, और उन्होंने आकर के भारत में शरण लिया है। तो मोहम्मद अब्दुल हामिद जो है, जो कि अवामी लीग के नेता रहे, 81 ईयर ओल्ड हैं, लुंगी में वो देश छोड़कर के भाग गए और थाईलैंड एयरवेज, हालांकि उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट की बात दूसरी। उन्होंने भी सोचा होगा भाई ऐसा है, किशोरगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। किशोरगंज सदर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया था और शेख हसीना के पुत्र पुत्री और बहन के विरुद्ध भी एक एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जैसे शेख हसीना की बहन है शेख रेहाना, और शेख हसीना के पुत्र हैं साजिब वाजिद जॉय, और उनकी पुत्री हैं साइमा वाजिद उतुल। उन्होंने एक्चुअली शादी किया है ब्रिटेन में ही रहती भी हैं। अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। इस लेबर पार्टी की सरकार में वो मंत्री भी थी, लेकिन उन्होंने अभी रिजाइन भी किया। पुतुल लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगता है पूरा नाम पुतुल है। उनके पति का
टाइटल जो है पुतुल है, साइमा वाजिद पुतुल। वैसे उतुल ही लिखा हुआ है, हमने उतुल ही लिखा है, लेकिन उनको पुतुल के नाम से पुकारा जाता है। इनके पुत्र का नाम आपको बताए थे साजिद वाजिद जो है, और बहन का नाम रेहाना है, शेख रेहाना। एक्चुअली ऐसा है कि इन सभी के खिलाफ जो है किशोरगंज सदर बाजार पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ढाका में ही स्थित है। सदर पुलिस स्टेशन एक्चुअली ढाका में ही स्थित है, और वहीं इन सब के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक्चुअली जो वर्तमान में जो जिन छात्रों के विरोध के बाद शेख हसीना को अपना पद त्यागना पड़ा था, और जिन छात्रों का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उसने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी, और उसको वहाँ बेगम खालिदा जिया की पार्टी BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमीयत उलेमा अल इस्लामी नामक आतंकी संगठन सहयोग कर रहे थे। शेख क्या कहते हैं, मोहम्मद यूनुस, शेख नहीं है, मोहम्मद यूनुस खान वास्तव में इसी वजह से भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। अभी उन्होंने नेपाल के उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए अगेन भारत विरोधी बयान दिया। उनकी नज़र उत्तर पूर्व पर पता नहीं क्यों लगी हुई है। उनके एक सहयोगी मुजीबुर बहुत पहले ही बयान दे चुके हैं कि जब भारत बांग्लादेश पर हमला करे तो उस समय जो है बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत पर हमला करके और उसके चिकन नेक को चाइना के सहयोग से ले ले। दूसरे शब्दों में चिकन नेक जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, वो कहीं कहीं बहुत चौड़ा भी है, कहीं कहीं बहुत पतला भी। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाए भी थे, तो उसे आप देख लीजिएगा। और वो उत्तर पूर्वी राज्यों तक जाने वाला एक मैदानी लिंक है। यानी पश्चिम बंगाल से अगर आप फर्दर उत्तर पूर्व राज्यों की सैर करना चाहते हैं तो यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एकमात्र लिंक है। इसी पर निगाह गिरद दृष्टि जो है जमाए हुए हैं मोहम्मद यूनुस खान। को पता नहीं है जब पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दिया भारत ने तो बांग्लादेश कितने दिन टिकेगा। किंतु उनको अहंकार ये है कि चाइना हमारे रेस्क्यू के लिए रह चुके हैं, उनके मोमडन हैं। और अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अल्टीमेटली इस बार जो है वो भारत के बारे में नहीं, वो अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, और वो इस मामले में थोड़े से एग्रेसिव भी हैं। नरेंद्र मोदी वैसे बहुत शातिर राजनेता हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया है। देखना है बांग्लादेश इससे कब उबर पाता है। बांग्लादेश के को आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर करने के लिए, उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ही नदियों के जल और अन्य मामलों में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने कड़े कदम उठाए हैं। देखना है बांग्लादेश कब तक टिक पाता है। अभी बहरहाल बांग्लादेश में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सैड, स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली इसी के आंदोलन के फलस्वरूप श्रीमती शेख हसीना को अपना पद त्यागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसी के नाहिद इस्लाम इसी स्टूडेंट्स मूवमेंट से संबंधित हैं। बाद में चल करके वहाँ को बताया ही BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमीयत उलेमा अल इस्लामी जैसे या अल बांग्ला जैसे आतंकवादी संगठनों ने इनका भरपूर साथ दिया, जिससे इनका मन बढ़ता गया और ये आगे बढ़ते गए और इन्होंने भारत विरोधी एजेंडा को अपना लिया। यानी इस्लाम परस्त रहे हैं ये लोग। जो बेगम खालिदा जिया के मरहूम पति हैं जियाउर रहमान साहब, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने अभी हाल में यानी इसी दौरान जो है जब आंदोलन हो रहा था, शेख हसीना तो 5 अगस्त से यहाँ भारत में शरण ली हुई हैं, लेकिन इन्होंने अभी जब आंदोलन चल रहा था तो धून मंडी
32 हाउसेस, ये एक प्रकार का धूल मंडी 32 हाउसेज एक प्रकार का वहाँ मुजीबुर रहमान का म्यूज़ियम है। तो उस म्यूज़ियम पर भी हमला कर दिया था। इसको इन्होंने बुलडोज़र क्रांति के नाम दिया था। इसको ढहा दिया था। दरअसल बुलडोज़र लगा करके ढहाया था, तो इसको बुलडोज़र क्रांति का नाम दिया था। आपको बताया था कि इसमें प्रमुख नाहिद इस्लाम का रोल था, जो कि अभी मोहम्मद यूनुस का परामर्शदात्री संगठन का भी हिस्सा है। आपको हम बता दें कि इस मामले में जो होम अफेयर्स एडवाइज़र, होम अफेयर्स डिपार्टमेंट जो वहाँ मिनिस्ट्री है, उसके जो एडवाइज़र हैं, माने वहाँ तो बहुत एकीकृत शासन है, प्रांतों का कोई मतलब है नहीं। तो बांग्लादेश में भले डेमोक्रेसी के नाम पर वहाँ सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी जियाउर रहमान ने अपने 13 पॉइंट जो जारी किए थे, उसमें ज़्यादातर इस्लामी कोड या शरीयत कोड को ही शामिल किया था। तो आपको बता दें कि इसमें जो है, जो वहाँ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो एडवाइज़र हैं, वर्तमान में भी हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी उनका नाम है। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट की जगह। जो उसके एडवाइज़र हैं वो वास्तव में एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी हैं। और उनके अनुसार उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने यह दुस्साहस किया है कि अब्दुल हामिद को देश से बाहर जाने दिया है, जिससे थाई एयरवेज से गए हैं। उसका नंबर TG 340 है। कहा जा रहा है 3:05 भोर में AM, यानी 12 बजे मध्य रात्रि के बाद उन्होंने ये फ़्लाइट पकड़ी थी और 6:15 पर ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच भी गए थे। 6:15 ये बैंकॉक लैंड भी कर गए थे। तो इन्होंने वैसे कहा है, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन वही बात है कि भाई जब संविधान का अनुच्छेद ही क्लियर करता है ये, तो इस मामले में कोई क्या कर सकता है। वैसे वहाँ के एक पॉलिटिशियन हैं मन्नन मसूद, उन्होंने वहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू नाम है जो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनके सांठ-गांठ से ही फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद जो हैं वो देश छोड़ कर के जा पाए हैं। दूसरे शब्दों में हामिद साहब देश छोड़ कर के इसलिए जा पाए हैं क्योंकि शीर्ष स्तर पर कुछ लोगों की, कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ थी उनके साथ, और इस वजह से वो चुपके से देश से बाहर निकल गए। एक और सज्जन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं CR अबरार, वही इस मामले की जांच करेंगे कि कैसे ये देश से बाहर चले गए, चूँकि इनके खिलाफ तो सीरियस ऑफेंसेस में केस दर्ज था किशोरगंज में थाने में, और फिर कैसे ये सदर बाज़ार थाने में किशोरगंज में स्थित है ढाका में, तो कैसे ये वहाँ से निकल गए। तो मोटे तौर पर जो अबरार साहब हैं, जो एजुकेशन एडवाइज़र हैं वहाँ के, वहाँ चूँकि चीफ एडवाइज़र तो मोहम्मद यूनुस हैं, एडवाइज़र का मतलब इसमें बांग्लादेश में मंत्री से ही है। चूँकि मोहम्मद यूनुस खान जो है वो खुद ही चीफ एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने एडवाइज़र के रूप में इन्हें अपॉइंट किया मंत्रियों को। ये सभी जिन विभागों के एडवाइज़र हैं वास्तव में उन विभागों के मंत्री भी हैं। पहले मंत्री हुआ करते थे क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करता था देश का, लेकिन अब वहाँ चीफ एडवाइज़र की सत्ता है मोहम्मद यूनुस खान है। शेख हसीना तो पद त्याग नहीं किया है शायद, उन्होंने ऐसे भाग आई हैं वहाँ से, बांग्लादेश से अपदस्थ होकर के भाग आई हैं और भारत में शरण ली हैं। इसलिए और भी मोहम्मद यूनुस खान भारत से चिढ़े रहते हैं, चूँकि मोहम्मद यूनुस खान के रिपीटेडली कॉल के बाद भी भारत सरकार ने शेख हसीना को वापस नहीं किया। क्यों वापस करे भारत सरकार? भाई भारत सरकार
अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, नो लॉन्गर सॉफ्ट स्टेट, लतमरुआ राज्य नहीं है कि कोई भी आया भारत सरकार को हड़का करके अपना काम करा के चला गया। आपको हम बता दें कि एक हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ, वहीं से ये भागे हैं मोहम्मद हामिद साहब, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट रहे बांग्लादेश के 2013 से 2023 तक। 2 टर्म एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 टर्म लगातार राष्ट्रपति रहे वहाँ के बांग्लादेश के। वो जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भागे हैं वो हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है उसका। ये वहाँ के जाने माने लिटरेटियर शाहजलाल के नाम पर रखा गया है। तो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्होंने उड़ान भरते हुए और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लैंड किया है। ये अपने साथ अपनी पत्नी, अपने छोटे वाले बेटे मोहम्मद हामिद और अपने साले नौशाद खान के साथ भागे हैं। दूसरे शब्दों में ये अकेले नहीं गए, बाढ़ बाढ़ गए, 9 हाथ पगोले गए, गाँव में कहावत है। अकेले नहीं गए, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बत्ती के साथ। इनके बड़े वाले बेटे वैसे देश से बाहर हैं, छोटे वाले बेटे के साथ भाग गए हैं, साले को ही उड़ा ले गए हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अब बांग्लादेश की सरकार इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चूँकि बांग्लादेश की सरकार इनको इम्प्लीकेट करने के बारे में सोच ही रही थी, तब तक ये फरार हो गए। ये व्हील चेयर पर गए लुंगी पहन करके, और वही पहन करके एयरपोर्ट में बैठ गए उसे थाई एयरवेज पर, और उसी से उड़ गए और जा कर के बैंकॉक में लैंड कर गए। दूसरे शब्दों में जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, उन्होंने शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थाईलैंड का हवाई फ्लाइट पकड़ा, हवाई जहाज़ पकड़ा, उसमें बैठ कर के लुंगी में ही सही चले गए थाईलैंड। अब बांग्लादेश की सरकार चुनचुना बजा रही है। अब जांच करके आप कर भी क्या लेंगे, अब वो आने वाले हैं नहीं, वहाँ मेडिकल फिडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं। आपके प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए एक्चुअली उन्होंने थाईलैंड को चुना है। मेडिकल के लिए थाईलैंड में कौन मेडिकल सेवा ऐसी है बैंकॉक में कि ये थाईलैंड चले गए हैं। अरे जाना होता तो इंग्लैंड जाते, जाना होता तो पेरिस जाते, फ्रांस जाते, जाना होता तो अमेरिका जाते, किसी और देश में, पश्चिमी देश में जाते। लेकिन अमेरिका में इसलिए नहीं गए कि अमेरिका में ही डेमोक्रेटिक सरकार की शाह पर एक्चुअली ये मोहम्मद यूनुस खान की सरकार वहाँ बनी थी CIA के हस्तक्षेप के बाद। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो हामिद साहब भाग गए हैं वहाँ से, उसके बारे में अब जितना भी हो अल्लाह मचाना हो मचा लीजिए, लेकिन अब वापस आने वाले हैं नहीं। इसी हो हल्ला में सैड के लोकल डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर इकरामुल हक भी शामिल हैं, जिनके अनुसार जिन अधिकारियों ने ये कुकृत्य किया है उनको दंडित किया जाए, गंभीर रूप से उनको दंड दिया जाए। खैर, ये लोग तो आंदोलनकारी थे, इन्हीं लोगों ने तो शेख हसीना की सत्ता से अपदस्थ किया था। भारत सरकार इसे नहीं चाहती थी, किंतु फिर भी शेख हसीना भारत की मित्र मानी जाती हैं। शेख हसीना को इसीलिए शरण भी दिया है भारत ने। आपको हम बता दें कि इस प्रकार से मोहम्मद हामिद साहब, जो कि फार्मर प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, वो भी भारत के पक्षधर रहे हैं। वो चले गए हैं देश छोड़ करके अपने पुत्र रियाद अहमद, जैसा मैंने बताया, अपनी पत्नी और अपने साले नौशाद खान के साथ थाईलैंड एयरवेज फ्लाइट पकड़ करके 3:40 3:40 तो थाईलैंड TG 340 तो फ्लाइट का नाम है, लेकिन 3:05 भोर में ये वहाँ से भागे हैं और 6:15 बजे बैंकॉक पहुँच भी गए हैं। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का कहना है भाई अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 102 के अनुसार, जो बांग्लादेश का संविधान है उसके अनुसार हम उसी को डिटेन कर सकते हैं या हम उसी को अरेस्ट कर सकते हैं
जिसके बारे में सरकार या पुलिस द्वारा क्लियर कट निर्देश हो। हम बेवजह जो है किसी को गिरफ्तार या डिटेन नहीं कर सकते एयरपोर्ट पर। बहरहाल अब जांच होती रहे, जांच से कुछ होना जाना है नहीं। जांच रिपोर्ट जाहिर है सरकार के फेवर में ही आएगी, लेकिन उसमें कुछ अधिकारियों पर गाज गिरेगा। किंतु मोहम्मद हामिद ने तो अपना काम कर दिया है। ये भी अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जब 2021 अगस्त में तालिबान घुसा तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए। इसी तरह की स्थिति जो है कमोबेश इस समय भी बनी है, जब मोहम्मद हामिद भाग गए, भाग खड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार से अशरफ गनी अपना पैसा रुपये ले करके भाग गए और संभवतः दुबई गए हैं, वो दुबई में शरण लिए हुए हैं, इसी प्रकार से मोहम्मद हामिद साहब थाईलैंड, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड देश है इंडोनेशिया की तरह से, वहाँ चले गए हैं इलाज के नाम पर। लेकिन मुझे लगता नहीं वो इलाज कराने गए हैं, मुझे लगता है परसिक्यूशन से बचने गए हैं। बहरहाल शेख हसीना की तरह वो भी भारत के समर्थक रहे हैं और बहुत उम्रदराज राजनेता हैं, बांग्लादेश के जाने माने राजनेता हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।